जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम बीएससी फाइनल ईयर की ओर रुख करते हैं, जहां सेकंड पेपर की चर्चा कर रहे थे और सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने इकोलॉजी स्टार्ट की थी और उसी इकोलॉजी का एक और टॉपिक हम उठाते हैं, सीमाकारी कारकों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं, जहां हमारा टॉपिक लिखा हुआ है सीमाकारी कारकों की संकल्पना। अर्थात ऐसे कौन से कारक है, ऐसे कौन से लिमिटिंग फैक्टर है जो पादप पर डिपेंड होते हैं या पशुओं पर डिपेंड होते हैं, या हम कहें कि पशु उन पर डिपेंड होते हैं। अगर वो कम हो तो पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वो कम हो तो पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी ग्रोथ रुकेगी कि नहीं रुकेगी, या वो कार्य कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सीमित मात्रा में होंगे या नहीं होंगे। इन सभी की चर्चा इस एक लेक्चर के अंदर करेंगे, जहां हम सीमाकारी कारकों की संकल्पना के आधार पर जो नियम दिए गए थे, जो वैज्ञानिक बताए गए थे, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहां 3 नियम थे या 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नियम दिए थे। एक था लिविंग का न्यूनता नियम, लिविंग का न्यूनता नियम, ठीक है। दूसरा था अपने पास में ब्लैकमैन का नियम, ब्लैकमैन का नियम। और थर्ड था अपने पास में सैलफर्ड का नियम, सैलफर्ड का सहनता नियम। तो ये 3 नियम थे और इन्हीं 3 नियमों पर संयुक्त अवधारणा या सीमाकारी कारकों की संकल्पना, या जंतुओं की वृद्धि या पादपों की वृद्धि कम होगी ज्यादा होगी, ये सारे डिपेंड करते हैं। तो एक एक की बात करेंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्ट पढ़ाई करेंगे। तो देखो दिया गया लिविंग का न्यूनता नियम, कौन सा दिया गया, लिविंग का न्यूनता नियम। देखो लिविंग का जो न्यूनता नियम था वो दोनों पर, यानी कि पशुओं पर भी उन्होंने बात की थी, पशुओं की वृद्धि पर उन्होंने बात की, और पादपों की वृद्धि पर भी इन्होंने बात किया, दोनों पर बात किया। इन्होंने कहा कि कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पशुओं की वृद्धि पर भी डिपेंड होते हैं और पादपों की वृद्धि पर भी डिपेंड होते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पोषक पदार्थ है ये चाहिए ही चाहिए। अगर ये पोषक पदार्थ अगर नहीं मिलेंगे या केमिकल्स नहीं मिलेंगे तो ना तो पशुओं की वृद्धि हो पाएगी और ना पादपों की वृद्धि हो पाएगी। और इन्होंने कहा यदि कोई तत्व ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, तो उन्हें नाम दिया वृहद पोषक तत्व। क्या नाम दिया बेटा, वृहद पोषक तत्व। और इन्होंने यहीं पे कहा यदि कोई तत्व कम मात्रा में आवश्यक है, कम मात्रा में आवश्यक है, तो उन्हें इन्होंने नाम दिया सूक्ष्म पोषक, क्या नाम दिया, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ये डिपेंड करते हैं जीव के ऊपर कि जीव कौन से पदार्थ को कितनी मात्रा में लेता है। अब देखो पशुओं की वृद्धि पर भी बात हुई, पादपों की, और पादपों पर जो वृद्धि की इन्होंने, या बेसिकली हम बात करें, इन्होंने मृदीय रासायनिक कारकों की बात की। किसकी बात की बेटा, मृदीय रासायनिक कारकों की बात की। अब इन सभी कारकों के लिए इन्होंने एक एक उदाहरण लिया, पादपों के लिए भी उन्होंने उदाहरण बताया और जंतुओं के लिए भी उदाहरण बताया। तो बात करें पादपों के लिए इन्होंने क्या उदाहरण दिया,
सबसे पहले पादपों के लिए इन्होंने बात की बोरोन की। इन्होंने कहा बोरोन की मात्रा पादपों को कम मात्रा में चाहिए होती है। बोरोन की जो मात्रा है वो पादपों को क्या चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। लेकिन अगर ये बहुत कम से भी अगर कम मात्रा में है और उससे भी कम मात्रा में चली जाए, यानी कि हम कहे वांछित मात्रा, कम से भी वांछित मात्रा में उपस्थित हो तो पादपों की वृद्धि रुक जाएगी। पादपों की वृद्धि रुक जाएगी। ये किसने बताया, लिबिंग ने। इन्होंने दूसरा उदाहरण जंतुओं का दिया और इन्होंने कहा जंतुओं की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन। और प्रोटीन को बनाने के लिए क्या आवश्यक है बेटा, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक होते हैं और अनावश्यक होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और इन्होंने कहा कि यदि कोई आवश्यक अमीनो अम्ल कम हो जाए, आवश्यक एमिनो एसिड कम हो जाए, अब अगर ये कम हो जाए तो जीव की वृद्धि रुक जाएगी, अब देखो हम बात करें यहां पे बेटा, हम यहां बात करें तो 20 हमारे पास में अमीनो एसिड है, 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है। अब अगर आवश्यक 10 है लेकिन हमने एक हटा दिया, बच गए 9, तो क्या वो 9 उस आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, जीव की वृद्धि वहीं पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये किसकी बात थी, लिविंग की बात। किसकी बात थी, लिविंग की बात थी। तो लिविंग के नियम में कुछ संशोधन किया गया, और उस नियम को हमने नाम दिया ब्लैकमैन का नियम। यानी कि एक ब्लैकमैन नाम के व्यक्ति थे, काला आदमी था, और उस काले आदमी ने एक नियम दिया, और उस नियम में इन्होंने मृदीय रासायनिक कारकों की बात ना करके इन्होंने बात की प्रकाश, किसकी बात की, संश्लेषण की। यानी ब्लैकमैन का जो नियम था वो किस पे आधारित था, प्रकाश संश्लेषण पे। लिविंग का नियम किस पर आधारित था, पोषक पदार्थों की मात्रा। और ब्लैकमैन ने सिंपल बात कही कि प्रकाश संश्लेषण यानी पादपों को फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ आवश्यक तत्व चाहिए, अगर वो आवश्यक तत्व नहीं मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, पादप की वृद्धि वही रुक जाएगी। और इन्होंने कुछ बताए, 5 थे, कितने थे बेटा, 5 थे। 5 में हम बात करें तो H2O की मात्रा यानी कि जल की मात्रा चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो पादप वृद्धि नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि सब CO2 की मात्रा भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। इन्होंने कहा कि CO2 के साथ साथ में पादप में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल की मात्रा, कि क्लोरोफिल कितना होगा तभी अपने पास काम होगा। इन्होंने फिर एक बात कि सब अभिक्रिया के लिए आवश्यक तापमान भी चाहिए, इन्होंने ये भी कहा विकिरण की मात्रा भी चाहिए, अल्ट्रावायलेट भी चाहिए, हमें अल्ट्रावायलेट रेज भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अन्यथा नहीं होगी। और ये बात सिद्ध भी हो गई कि इन 5 की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब वहीं पर संकट मंडरा गया। फिर दोनों को मिलाकर के यानी कि लिविंग के नियमों को मिला ब्लैकमैन के नियम बताएगी, इंटरेक्शन बताया गया और कहा गया कि कोई पदार्थ अगर आवश्यकता से ज्यादा है या नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। और उदाहरण के लिए इन्होंने एक बात कही कि मोलस्का जीव जो होते हैं वो कवच बनाते हैं, यानी कि अपने चारों तरफ क्या बनाएंगे, सेल का निर्माण करेंगे, प्रोटेक्शन लेयर बनाएंगे। और ये जो कवच होगी ना,
ये बेटा किससे बनती है? कैल्शियम से। अब अगर वहां पर कैल्शियम नहीं है, वहां कैल्शियम नहीं है, तो उस कैल्शियम की जगह कौन ले लेगा? स्ट्रोंशियम ले लेगा। कौन ले लेगा? स्ट्रोंशियम ले लेगा। उसे हम क्या कहा? कारक अंतर के। ये बात किसकी हो गई? ब्लैकमैन और लिविंग की बात हो गई। फिर बाद में लोग की एंट्री होती है। तीसरा जो वैज्ञानिक थे वो थे सैलफर्ड। कौन थे? सैलफर्ड का सहनता नियम। सहनता का मतलब टोलरेंस। क्या होता है बेटा? टोलरेंस। और सैलफर्ड ने कहा कि अगर कोई पदार्थ आवश्यकता से कम है, कोई पदार्थ आवश्यकता कम है, आवश्यकता से कम है, उन्होंने कहा कोई पदार्थ आवश्यकता से ज्यादा है, तो दोनों के दोनों किसका काम करेंगे? लिमिटिंग फैक्टर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? लिमिटिंग फैक्टर का काम करेंगे। या मैं कहूं सिंपल सी बात है, अगर मेरी क्षमता 2 रोटी खाने की है तो मैं 2 ही खाऊंगा। अगर मैंने 4 रोटी खाई तो भी मुझे परेशान होना है। अगर मैंने 1 रोटी खाई तो भी मुझे परेशान होना है। क्यों? क्योंकि मेरी सीमित क्षमता है, मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या ये कहें, अगर लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करें, लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करें, अगर लिमिटिंग फैक्टर एक तो कम पे बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं ज्यादा पे, इन दोनों के बीच में जो है ना वो एक सहनता प्रास है। यानी कि अगर इससे लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो वो लिमिट का काम करेगा। और फिर हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरा का पूरा सीमाकारी प्रभाव पर, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, 2 दोस्त है या एक दोस्तों का पूरा एक ग्रुप है, आपस में मजाक करते हैं दोस्त, और एक आदमी ऐसा भी होता है जो ज्यादा चिढ़ता है, और चिढ़ता है तो उसको चिढ़ाते हैं। अब क्या कहते हैं अपन? जैसे चिढ़ाने लग गए, कोई भी बात को चिढ़ा रहे, वो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है तो तुरंत क्या कहता है? तेरी लिमिट में रह भाई, ज्यादा बोलोगे फोड़ फाड़ दूंगा, लिमिट में रह, तेरी दोस्त से दोस्त की जगह लिमिट में रह। वहां ये जो शब्द निकल गया ना, अब मान लो उसकी जो टॉलरेंस पावर थी वो खत्म हो गई। आपने स्टार्ट किया, वो कम से स्टार्ट किया, जहां खत्म हुआ वो लिमिट हो। तो जब तक उसने सहन किया ना, वो सहनता प्रास था। वो क्या था? सहनता प्रास था। उस लिमिट पर उसने काम किया, उसके बाद में उसका भाड़ा, उसकी शक्ति नहीं थी, उसने बोल दिया आपको भाई लिमिट में रहे, नहीं तो पिटेगा। ये क्या था? सैलफर्ड का शब्द। और अब क्या किया वैज्ञानिकों ने? एक तरफ से सैलफर्ड को उठाया, एक तरफ से लिविंग को, और एक तरफ से ब्लैकमैन को, तीनों को मिलाकर के एक नियम दिया गया जिसे हम कहते हैं सीमाकारी कारकों की, सीमाकारी कारकों की संयुक्त अवधारणा। क्या कह रहे हैं? संयुक्त। अब इस संयुक्त अवधारणा कौन कौन काम कर रहा है? सब ब्लैकमैन काम, प्लस में लिविंग काम कर रहा है, और प्लस में सैलफर्ड काम कर रहा है, और तीनों को मिला दिया भाई, तीनों के नियमों को मिला दिया गया, उसे संयुक्त अवधारणा कह दी। और सिंपल बात कही कि अगर कोई पदार्थ आवश्यकता से कम है तो भी लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा, अगर आवश्यकता से ज्यादा है तो भी किसका काम करेगा? लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। और इसी प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम ये भी कह सकते हैं, एक चीज और बताता हूं बेटा मैं, एक चीज और ये भी कह सकते हैं, देखो कई बार हम खेत जोतते हैं तो गेहूं लगा दिए, गेहूं के दूसरी फसल उगाते हैं। अगर हम गेहूं के बाद में गेहूं ही लगाएंगे तो उस मिट्टी के अंतर्गत जो न्यूट्रिशन जो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं? गेहूं लगाए, उसके बाद बाजरा लगा दिए, तो साइकिल चल रहा है। या मैं कहूं कि स्थलीय जो जगह है, यानी स्थलीय जो पादप है, उनके लिए O2 जो है उस सीमाकारी कारक का काम नहीं करेगी, क्योंकि स्थल पर O2 क्या है? ज्यादा।
लेकिन जलीय पादपों के लिए O2 क्या कर रही है, सीमाकारी कारक का काम। क्यों? क्योंकि जल में O2 क्या है बेटा, कम है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं लिमिटिंग्स के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को लिंक कर शेयर करो, देखने के लिए बोलो, और या बताओ उनको कि यहां पर टोटल मैटर्स अवेलेबल है। और मुस्कुराते रहो अपने जीवन में।